हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कॉलेज दुनिया। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम अमन जैन है और हम एक सोम की सीरीज लेकर चल रहे हैं जिसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करे हैं। ये यूनिट सेकंड का लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले हमने यूनिट सेकंड में 3 लेक्चर देखे हैं जो कि एसएफडी और बीएमडी से बिलोंग करते हैं। आज हम जो लेक्चर लेके आए हैं ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर है, बिकॉज आज हम एक नया मेथड पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज डिफ्लेक्शन। ठीक है, डिफ्लेक्शन को कैसे निकालते हैं और उसके कितने मेथड है, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो आज के सेशन में जनरली होता क्या है कि बच्चे ये वाला टॉपिक स्किप कर देते हैं, तो आपको ये वाला टॉपिक स्किप नहीं करना है क्योंकि ये भी इक्वल वेटेज रखता है आपके पेपर में। और यहाँ से भी आपको एक या दो क्वेश्चन 10-10 मार्क्स के देखने को मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे बेटा, है ना। एक क्वेश्चन मिनिमम मिलेगा और मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसमें किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से मेथड हैं, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। और आज हम एक प्रॉब्लम भी इसमें डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर थोड़ा सा लेंथी होगा, उसका रीज़न ये है कि बेटा पहले तो मुझे आपको मेथड समझाने पड़ेंगे, उनकी जो कॉन्सेप्ट है वो समझाना पड़ेगा, फिर मुझे आपको प्रैक्टिस करानी पड़ेगी। ठीक है, फिर भी मैं इसको ज़्यादा लेंथी नहीं करूँगा, लेक्चर को कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी खत्म करने की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बस थोड़ा सा आपसे दरख्वास्त करूंगा कि जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हो, सबसे पहले वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसी तरीके की वीडियो को लगातार देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अगर आपको इसी यूनिट के और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, जैसे एसएफडी बीएमडी मैंने आपको 3 क्वेश्चंस कराए हैं, वो तीनों ही डिफरेंट केसेस हैं। लोडिंग का केस भी अलग है, उसमें टाइप ऑफ लोडिंग अलग है और बीम भी डिफरेंट टाइप ऑफ बीम है। ठीक है, अब इसके बहुत सारे सेवरल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, जो उनमें से बेस्ट थे वो मैंने आपको 3 इस पर यूट्यूब पर करा दिए हैं। इसके बाद मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल आल्सो। ठीक है, जिसका लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। दूसरी चीज, इससे पहले फर्स्ट यूनिट में मैंने 4 लेक्चर कंप्लीट करे हैं और इससे पहले की जो आपकी यूनिट सेकंड के 3 लेक्चर हैं वो भी मैं आपकी कंप्लीट कर चुका हूँ। जो भी बच्चों ने उसको नहीं देखा है वो आप उसको प्लेलिस्ट में आपको यहाँ पर लिंक शेयर कर दूंगा कमेंट बॉक्स में, आप वहाँ से वो प्लेलिस्ट के थ्रू वो सारे वीडियोस भी देख सकते हैं। और ये जो आपकी टोटल वीडियोस बनाई जा रही हैं, टोटली एकेटीयू के एग्जाम पैटर्न पर बनाई जा रही हैं, उसमें जिस तरीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस तरीके के क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको स्किप ना करें। ठीक है, तो चलिए सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। चलिए अब हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि हमने यहाँ तक ये सेकंड पोर्शन तक कंप्लीट कर लिया है स्टार्टिंग के 3 लेक्चर में। आज हम थर्ड पॉइंट को देखने वाले हैं। थर्ड पॉइंट में क्या है, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम है, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इसमें हम 2 मेथड देखेंगे, मैकॉलेज मेथड और मोमेंट एरिया मेथड। आज बेसिकली इस वीडियो में हम जो कवर करने जा रहे हैं वो बेटा आपका मैकॉले मेथड है। तो उससे पहले हम ये समझेंगे व्हाट इज द डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। तो यहाँ से बेटा 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी आएंगे और 10 मार्क्स के तो क्वेश्चन आएंगे ही। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपसे डिफ्लेक्शन की बात करता हूँ कि डिफ्लेक्शन होता क्या है। ठीक है, तो देखिए, जब भी आपके बीम पर, है ना, ये जैसे आपका बीम है, इस बीम पर जैसे ही आप लोड लगाते हो बेटा, तो ये बीम क्या करता है, ये बीम आपका डिफ्लेक्ट होता है ना, डिफ्लेक्ट होता है और ये डिफ्लेक्ट होकर कुछ इस तरीके से शेप देता है। ठीक है, तो जो आपके बीम का न्यूट्रल एक्सिस है, ये बेसिकली क्या है, ये आपका बीम का न्यूट्रल एक्सिस मान लीजिए। ठीक है, जो आपके बीम के न्यूट्रल एक्सिस या बीम का जो डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, या आप ये कह सकते हो वर्टिकल डायरेक्शन में जो मूवमेंट होता है, उसको हम डिफ्लेक्शन ऑफ बीम कहते हैं। क्या कहते हैं, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम कहते हैं। तो चलिए पहले मैं डिफ्लेक्शन ऑफ बीम की डेफिनेशन आपको बता देता हूँ कि डिफ्लेक्शन बीम क्या होता है। तो ठीक है, तो डिफ्लेक्शन ऑफ बीम क्या है, बेसिकली वर्टिकल मूवमेंट आप बोल सकते हो। डाउनवर्ड इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि जरूरी नहीं है डाउनवर्ड ही हो, कुछ केसेस में ऐसा होता है कि अपवर्ड भी हो जाता है। ठीक है, लेकिन 99% केसेस में आपको डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, या डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा। इसीलिए आपको कुछ बुक्स में इसको वर्टिकल डाउनवर्ड मूवमेंट भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो बट मैं यहाँ पर वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द बीम को डिफ्लेक्शन का नाम दूंगा। ठीक है, तो वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द बीम इज कॉल्ड द डिफ्लेक्शन। ठीक है, इन शॉर्ट मैं आपको समझा रहा हूँ, समझाने के लिए यहाँ पर मैं बहुत टाइम ले सकता हूँ, लेकिन अभी हमारे पास टाइम नहीं है इतना, आपके पास भी नहीं है। ठीक है, तो जो वर्टिकल मूवमेंट होता है आपकी बीम का,
या आपकी बीम की जो न्यूट्रल एक्सिस जो डाउनवर्ड मूवमेंट करती है ना, लोड की वजह से, उसको आप डिफ्लेक्शन बोलते हो। तो बेसिकली देखिए मैं आपको कुछ इस डायग्राम समझाना चाहूंगा। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं इसमें बेटा ये आपका बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है ये, ठीक है। इस पर अभी कोई लोड नहीं लगा, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर दो सपोर्ट्स है, ए पॉइंट पे एक सपोर्ट है, दूसरा बी पॉइंट पे। सी इज द सेंटर पार्ट ऑफ दिस बीम, तो अभी कोई लोड नहीं लगा है। तो ये जो बीम की पोजीशन है, दिस इज द पोजीशन बिफोर द लोडिंग। अब बेटा मैंने इस पर लोड लगाया, और लोड कैसे लगाया, ये डब्ल्यू लोड लगाया। तो बेटा क्या होगा, जो इसकी ये ओरिजिनल न्यूट्रल एक्सिस थी, ये क्या थी, इसकी ओरिजिनल जो न्यूट्रल एक्सिस थी, ये डिफ्लेक्ट होकर कुछ इस तरीके से शो होगी आपको। तो जो आपका ये सी पॉइंट यहाँ पर हुआ करता था, अब ये नए पॉइंट सी डैश यहाँ पर आ जाएगा। और जो ये आपको पुरानी जो आपको देखिए जो आपका ये डिफ्लेक्टिव कर्व आता है, इसको आप क्या बोलते हो, इसको आप इलास्टिक कर्व बोलते हो। क्या बोलते हो, इलास्टिक कर्व, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। तो इलास्टिक कर्व क्या है ना, इलास्टिक कर्व आपका है कि जब आप अंडर द लोड जो आपकी न्यूट्रल एक्सिस होती है वो बिकम्स अ कर्व्ड लाइन हो जाती है, ठीक है। उसी न्यूट्रल एक्सिस जो कर्व्ड न्यूट्रल एक्सिस होती है उसको अपन न्यूट्रल इलास्टिक कर्व बोलते हैं। तो देखिए क्या हुआ, जैसे आपने डब्ल्यू लोड लगाया तो आपकी जो न्यूट्रल एक्सिस है ये कर्व्ड न्यूट्रल एक्सिस हो गई, है ना, इस तरीके से हो गई। तो जो आपकी कर्व्ड न्यूट्रल एक्सिस होती है इसी को आप क्या बोलते हो, इलास्टिक कर्व बोलते हो। अब बेटा डिफ्लेक्शन क्या होता है, तो जो ओरिजिनल पोजीशन थी आपकी न्यूट्रल एक्सिस की और जो फाइनल पोजीशन है इलास्टिक कर्व की, उन दोनों के बीच की दूरी को आप क्या बोलते हो, डिफ्लेक्शन बोलते हो। तो ये आपका बेटा डिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है। कुछ बुक्स में इसको y से डिनोट कर रखा है, कुछ बुक्स में इसको डेल्टा से डिनोट कर रहा है, तो आपकी इच्छा है आप जिससे डिनोट करना चाहें, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन समझ में आया, वर्टिकल डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द बीम को आप डिफ्लेक्शन कह रहे हो। बेसिकली ये है क्या, जो आपकी न्यूट्रल एक्सिस थी बिफोर द लोडिंग और जो आपकी इलास्टिक जो आपका कर्व बना, मतलब इलास्टिक कर्व मतलब कर्व्ड न्यूट्रल एक्सिस जो बनी आफ्टर लोडिंग, तो उसको उन दोनों के बीच की पॉइंट के बीच की दूरी को या उन दोनों न्यूट्रल एक्सिस के बीच की दूरी को आप क्या बोल रहे हो, डिफ्लेक्शन बोल रहे हो, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए बीम की पोजीशन है आफ्टर लोडिंग, ये बीम की पोजीशन है बिफोर लोडिंग। बिफोर लोडिंग न्यूट्रल एक्सिस कैसी थी, स्ट्रेट थी, और जैसे ही हमने इस पे लोड लगाया ये आपकी कैसी हो गई न्यूट्रल एक्सिस, ये सर हमारी कर्व्ड हो गई। कैसी हो गई, कर्व्ड न्यूट्रल एक्सिस हो गई, ठीक है। ये हमारी न्यूट्रल एक्सिस कैसी हो गई, कर्व्ड हो गई। और इस कर्व्ड न्यूट्रल एक्सिस को ही सर हमने क्या नाम दिया, इलास्टिक कर्व नाम दिया। और सर इलास्टिक कर्व और अनलोडेड न्यूट्रल एक्सिस के बीच की जो दूरी होती है वही हमारा क्या कहलाता है, डिफ्लेक्शन कहलाता है। अब यहाँ तक बात समझ में आई, तो हम आगे बढ़ते हैं फटाफट। चलिए अब हम बेटा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले आपको मैं समझाना चाहूंगा कि देखिए आपका ना दो क्राइटेरिया होते हैं। पहला क्राइटेरिया होता है, मैं आपको थोड़ा सा डिफ्लेक्शन के बारे में बता देता हूँ फिर भी। एक बेटा क्राइटेरिया होता है आपका स्ट्रेंथ क्राइटेरिया, ठीक है। और जो दूसरा क्राइटेरिया होता है बेटा वो आपका होता है स्टिफनेस क्राइटेरिया, ठीक है। तो आपका बेसिकली डिफ्लेक्शन किस क्राइटेरिया में आता है मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। तो पहले स्ट्रेंथ क्राइटेरिया को समझिए। देखिए आपका जो बीम आप डिजाइन कर रहे हैं वो स्ट्रेंथ के क्राइटेरिया में फेल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि सर जो हमारे बीम पर आने वाले शेयर फोर्स हैं और बेंडिंग मूवमेंट है, उसको सर हमारा बीम शुड बी एबल टू बियर द शेयर फोर्स एंड द बेंडिंग मूवमेंट, देन आवर बीम इज सेफ इन द स्ट्रेंथ क्राइटेरिया। मतलब आपके बीम पर आने वाले, अभी आपने पीछे जो चैप्टर पढ़ा था उसमें क्या निकाला था, शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट निकाला था। तो आपका जो बीम है उस पर आने वाले शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट को रेजिस्ट करने के लिए एबल होना चाहिए कौन, आपका बीम। अगर वो उसको बियर कर पा रहा है, इट मींस योर बीम इज सेफ इन द स्ट्रेंथ क्राइटेरिया, स्ट्रेंथ क्राइटेरिया। अब नेक्स्ट आता है स्टिफनेस क्राइटेरिया। सर स्टिफनेस क्राइटेरिया में स्ट्रेसेस का कोई लेना देना नहीं है। स्टिफनेस क्राइटेरिया, स्ट्रेसेस और स्ट्रेंथ जो है वो स्ट्रेंथ क्राइटेरिया में आती है, स्ट्रेसेस बेसिकली। लेकिन अगर स्टिफनेस क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो स्टिफनेस क्राइटेरिया में सर हमारा क्या आता है, डिफ्लेक्शन आता है। मतलब हमारा बीम शुड बी एबल, है ना, हमारा जो बीम है शुड बी स्टिफ एनफ नॉट टू रेजिस्ट, नॉट टू डिफ्लेक्ट मोर देन द परमिसिबल लिमिट। मतलब कहने का, देखिए जो आपका बीम होता है उसके लिए हर बीम में बेटा डिफ्लेक्शन तो आएगा, लेकिन वो अपनी परमिसिबल लिमिट से बाहर नहीं जाना चाहिए। किससे बाहर नहीं जाना चाहिए, परमिसिबल लिमिट से। कहने का मतलब ये है कि आपका जो बीम है वो आपका
क्या कहते हैं, इतना स्टिफ हो कि वो उसमें जो डिफ्लेक्शन आए वो परमिसिबल लिमिट से बाहर नहीं जाए, तो आपका बीम सर स्टिफनेस क्राइटेरिया में भी सेफ माना जाता है। बात समझ में आई। अब परमिसिबल डिफ्लेक्शन कितना है वो डिपेंड करेगा आपका बीम कौन सा है, वो 8 mm, 6 mm, 2 mm, 1 mm जो भी डिसाइड करा गया है, जो भी हमने निकाला है वो परमिसिबल डिफ्लेक्शन है। अगर उससे कम डिफ्लेक्शन आता है इट मींस योर बीम इज सेफ इन द स्टिफनेस क्राइटेरिया, मतलब आपका बीम इतना स्टिफ है कि इससे ज्यादा डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आपके बीम में परमिसिबल डिफ्लेक्शन से ज्यादा डिफ्लेक्शन आ रहा है इट मींस योर बीम इज फेल्ड इन द स्टिफनेस क्राइटेरिया। और आप जब डिजाइन करते हैं किसी बीम को तो आप दोनों में सेफ बनाकर चलते हो, स्ट्रेंथ में भी और स्टिफनेस में, ठीक है। तो चलिए अब देखिए, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे सपोज करिए आपका जो बीम आपने डिजाइन किया वो शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट और जितनी भी स्ट्रेसेस आ रही है, बेंडिंग शेयर स्ट्रेसेस, उन सबको तो बियर कर पा रहा है। लेकिन बेटा उसमें क्या हुआ कि इतना डिफ्लेक्शन हो गया कि वो पूरा बीम आपका झूल गया। अब आप किसी हॉल में गए, आपने उस हॉल के बीम को देखा और वो पूरा इलास्टिक सा कर्व बन गया और आपको विजिबल हो रहा है कि हाँ ये बीम पूरा पूरा बहुत ज्यादा डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो पहली चीज वो एस्थेटिकली आपको अच्छा नहीं लगेगा, दूसरी चीज आपको ऐसा बार बार लगेगा कि वो सेफ नहीं है, कि वो गिर ना जाए, हालांकि वो स्ट्रेंथ क्राइटेरिया में सेफ है। तो कहने का मतलब ये है कि डिजाइनर जो होता है वो दोनों क्राइटेरिया को ध्यान में रखकर चलता है, ठीक है। तो जो हमारा डिफ्लेक्शन है वो किस क्राइटेरिया में, स्टिफनेस। चलिए ये बात हो गई खत्म। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। तो चलिए देखिए, अब आपकी बेटा मैं आपको कुछ ना थोड़ा सा इक्वेशन बताना चाहूंगा आपको, एक बेसिकली जिस पर हमारा ये सारा मतलब बेस्ड है। तो बेटा ये इक्वेशन है आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ इलास्टिक कर्व। जो ये आपका इलास्टिक कर्व बना है, इलास्टिक कर्व कौन सा है आपका, जो आपकी कर्व न्यूट्रल एक्सिस है आफ्टर लोडिंग, ये वाला, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये आपका इलास्टिक कर्व है, ये आपकी कर्व न्यूट्रल एक्सिस आफ्टर लोडिंग। तो इसकी एक डिफरेंशियल इक्वेशन होती है बेटा। वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है तो मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, ठीक है। वो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, यहाँ पर डेरिवेशन का टाइम नहीं है अपने पास। तो वो होती है 1/r d² y अपॉन dx²। बेटा ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। तो सर यहाँ पर 1/r क्या है, तो बेटा जो 1/r है इसको अपन बोलते हैं कर्वेचर। क्या बोलते हैं, कर्वेचर, ठीक है। और सर यहाँ पर y क्या है, y इज द डिफ्लेक्शन, जो मैंने आपको यहाँ पर शो भी करा है, इसको डेल्टा से करा, अपन y से कर लेते हैं, ठीक है। तो y इज द डिफ्लेक्शन। और x क्या है, x सर हमारी लॉन्गिट्यूडनल लेंथ है बीम की, फ्रॉम द आइदर एंड ऑफ द बीम, चाहे लेफ्ट से स्टार्ट कर सकते हो चाहे राइट से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो x इज द सर बेसिकली लेंथ में, मतलब एक पर्टिकुलर जो सेक्शन आप कट करोगे उसकी लेफ्ट हैंड से या राइट हैंड साइड से, आइदर ऑफ द एंड से दूरी, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो सर यहाँ तक हमें इक्वेशन पता चल गई। अब बेटा आपने एक, मैं नेक्स्ट पेज पे आता हूँ, आपने एक ना बेंडिंग इक्वेशन पढ़ी होगी बेसिकली। तो बेंडिंग इक्वेशन क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ अगर आपने नहीं पढ़ी है तो। देखिए जो बेंडिंग इक्वेशन होती है वो बेटा आपकी होती है सिग्मा अपॉन वाई एम अपॉन आई इक्वल्स टू ई अपॉन आर, ठीक है। ये बेटा आपकी बेंडिंग इक्वेशन होती है। अब इसमें इस वाली टर्म से हमारा कोई लेना देना नहीं है, मैं आपको फिर भी एक बार सारी टर्मिनोलॉजी बता देता हूँ। सिग्मा इज द बेटा बेंडिंग स्ट्रेस, वाई इज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, एम इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो सॉरी एम इज द मोमेंट, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ई इज द इलास्टिक मॉडुलस या यंग्स मॉडुलस, और 1/r इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो यहाँ से बेटा अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे 1/r की वैल्यू निकालनी है तो 1/r की वैल्यू क्या मैं ये लिख सकता हूँ m/ei, बताइए m/ei लिख सकता हूँ, ये मेरा बेंडिंग इक्वेशन से आ गया, ठीक है। सर यहाँ पर 1/r की वैल्यू m/ei है, लेकिन वहां पर ये वैल्यू थी 1/r की सर क्या थी, dy²/dx², d²y/dx²। चलिए दोनों को इक्वेट कर दीजिए, इक्वेशन 1 इसको मान लीजिए और इक्वेशन 2 इसको मान लीजिए। और जब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट करेंगे तो बेटा हमारा क्या आ जाएगा, m/ei इक्वल्स टू d²y/dx²। तो बेटा ये आपकी फाइनल इक्वेशन आ गई और इस इक्वेशन को आपको लगातार क्या रखना है, याद रखना, क्योंकि अब आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे बेटा वो इसी इक्वेशन से होने वाले हैं। यहाँ से आप ऐसे भी लिख सकते हो इस इक्वेशन को, m इक्वल्स टू ei d²y/dx²।
dx स्क्वायर। ये भी आपकी इक्वेशन बन गई, या वेयर m इज द मोमेंट, e इज द यंग्स मॉडुलस, I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया और y इज द डिफ्लेक्शन और x क्या है आपकी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में आपकी जो लेंथ। यहाँ तक बात समझ में आई बेटा? जल्दी बताओ, फिर हम आपको आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, यहाँ पर जो EI है इसको कलेक्टिवली हम फ्लेक्सर रिजिडिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लेक्सर और रिजिडिटी, है ना। आपका जो फ्लेक्सर होता है वो बेसिकली बेंडिंग को बोलते हैं। जब आपके बीम पर ट्रांसवर्स लोड लगते हैं तो आपका बीम बेंड करता है, तो वहां से जो स्ट्रेसेस जनरेट होती है उसको हम फ्लेक्सर स्ट्रेसेस कहते हैं। तो बेंडिंग एक्शन को ही हम फ्लेक्सर के नाम से भी जानते हैं। तो जो बेंडिंग में आपकी रिजिडिटी होती है वो आती है E और I के मोड से, है ना, मल्टीपल से, तो मल्टीप्लाई सॉरी। तो ये E क्या है? यंग्स मॉडुलस, I आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ तक बात समझ में आई? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन आप स्टार मार्क कर लीजिए, ये इक्वेशन बेटा आपको याद होनी चाहिए, बिकॉज आगे जितने ही मेथड्स हैं उनमें यही इक्वेशन यूज होने वाली है। चलिए अब देखिए आप इस डायग्राम को, इस डायग्राम को आपको दिख रहा है ये कैसा बीम है बेटा आपका? सर ये हमारा कैसा बीम है? ये हमारा कैंटिलीवर बीम है। वन ऑफ द मोस्ट फ्लेक्सिबल बीम इज कैंटिलीवर बीम, ठीक है। ये इसका सर फिक्स सपोर्ट हो गया, ठीक है। ये इसका सर फ्री हैंड हो गया। यहाँ पर सर एक लोड लग रहा है P लोड फ्री हैंड पर। जैसे ही सर ये लोड लगेगा तो इसकी जो अनलोडेड न्यूट्रल एक्सिस थी वो सर अब हमने लोडेड कर दी, तो सर ये हमारा क्या आ गया? ये सर हमारा इलास्टिक कर्व आ गया। इलास्टिक कर्व बोल सकते हो या फिर लोडेड न्यूट्रल एक्सिस बोल सकते हो या कर्व न्यूट्रल एक्सिस बोल सकते हो। तो सर जो ओरिजिनल पोजीशन इसकी ये वाली थी वो अब डिफ्लेक्ट होकर कौन सी बन गई? ये वाली पोजीशन बन गई। तो सर जो आपने बताया था कि जो आपके अनलोडेड न्यूट्रल एक्सिस से इलास्टिक कर्व के बीच की दूरी होती है वही सर हमारा क्या होता है? डिफ्लेक्शन होता है। अब डिफ्लेक्शन मैक्सिमम का मतलब ये है कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ पर आ रहा है? अगर आप देखें तो डिफ्लेक्शन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और धीरे धीरे जैसे आप सपोर्ट की तरफ बढ़ रहे हैं डिफ्लेक्शन की वैल्यू कम हो रही है। तो सर हमें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन से मतलब होता है जैसे हम मैक्सिमम शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट निकालते थे, है ना। तो ऐसे ही सर हम यहाँ पर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन में इंटरेस्टेड है। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कैंटिलीवर बीम के केस में हमेशा फ्री एंड पर आता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? याद रखना पड़ेगा कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन द कैंटिलीवर बीम ऑलवेज अकर एट द फ्री एंड। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, हाँ, आप कहीं पर भी लोड लग लो, आप सोच रहे हो कि सर अभी तो लोड फ्री एंड पे इसलिए आ रहा है, नहीं, आप कहीं पर भी लोड लगा लीजिए, द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन विल कम्स एट द फ्री एंड इन केस ऑफ द कैंटिलीवर बीम स्पेशली। अभी मैं आपको सिंपली सपोर्टेड के बारे में बताऊंगा, ठीक है। चलिए अब देखिए आप एक चीज सोच रहे होंगे कि सर ये थीटा मैक्स क्या है? तो देखिए समझिए, इस चीज को भी समझिए। थीटा बेटा देखिए वाई तो आपका सर यहाँ पर डिफ्लेक्शन है, ठीक है, और सर जो थीटा है ये हमारा स्लोप है। क्या है? इस इलास्टिक जो कर्व है इसका बेटा क्या है? स्लोप है। और इसी को आप दूसरे क्या नाम से जानते हो? dy ओवर dx। इस नाम से जानते हो dy ओवर dx। आप मुझे बताओ, अगर मैं ये इक्वेशन है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, इसको बेटा मैं एक बार इंटीग्रेट कर दूं x के रेस्पेक्ट में, तो ये टर्मिनोलॉजी क्या आ जाएगी? dy ओवर dx आ जाएगी। तो यही तो बेटा मेरा स्लोप है। और इसको अगर मैं फर्दर इंटीग्रेट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा सर? तो ये मेरा y आ जाएगा। तो ये सर डिफ्लेक्शन हो गया। तो ये चेन आपको याद रखनी है, और आपको इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले यू शुड एंश्योर दैट आपको इंटीग्रेशन भी आता है, ठीक है। आपको इंटीग्रेशन आता है तभी आप आगे प्रोसीड कर पाएंगे, अदरवाइज जो आप नहीं कर पाएंगे, है ना। आगे आप इंटीग्रेशन बेटा प्रॉब्लम आएगी ना, तो आप बेसिक्स नहीं आएंगे तो बेटा बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब देखिए यहाँ पर आपको समझ में आया कि स्लोप क्या है सर? ये स्लोप dy ओवर dx को बोल रहे हैं। अब देखिए इसको समझिए कि स्लोप कहाँ से कहाँ मेजर करते हैं। तो देखिए डिफ्लेक्शन तो सर हमारा डाउनवर्ड हो गया। अब देखिए डिफ्लेक्शन जब भी आप स्लोप मेजर करेंगे तो ऑलवेज ये हॉरिजॉन्टल जो आपकी न्यूट्रल एक्सिस है ना, जो आपकी अनलोडेड न्यूट्रल एक्सिस है उससे स्टार्ट करेंगे और ऑलवेज इस तरफ मूव करेंगे। अब इस तरफ भी कैसे करेंगे? तो देखिए एक चीज समझिए, ये जो आपका इलास्टिक कर्व है इस पर बेटा इन्होंने क्या करा है? टेंजेंट ड्रॉ करा है। टेंजेंट तो समझते हैं ना, इन्होंने एक टेंजेंट ड्रॉ करा है, और ये टेंजेंट क्या है? मैं ब्लैक कलर से दिखा रहा हूँ। ये टेंजेंट होता है किसी भी लाइन को स्पर्श करती हुई एक जो लाइन खींची जाती है, दैट इज कॉल्ड टेंजेंट। तो बेटा जो टेंजेंट का आपका हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनेगा वो आपका थीटा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्लोप कहलाएगा। और ये हमेशा आप कहाँ से लोगे?
आप इलास्टिक कर्व से या उस टेंजेंट से हॉरिजॉन्टल तरफ नहीं ले सकते, ऑलवेज फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, या वी कैन से दैट द फ्रॉम द अनलोडेड न्यूट्रल एक्सिस टू द लोडेड न्यूट्रल एक्सिस या इलास्टिक। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है आपको। तो थीटा कहां से लिया जाएगा सर, ऑलवेज, मैं यहां पर लिख भी देता हूं, ऑलवेज फ्रॉम अनलोडेड न्यूट्रल एक्सिस टू इलास्टिक कर्व या लोडेड न्यूट्रल एक्सिस। बेटा यहां तक क्लियर है? तो हमेशा ध्यान रखेंगे इसकी डायरेक्शन कैसी होगी। तो बेटा इस केस में इसकी डायरेक्शन कैसी है, मैं ये सब रफ कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस केस में इसकी डायरेक्शन कैसी है, तो सर इस केस में इसकी डायरेक्शन यहाँ से यहाँ की तरफ। क्लियर होगी बात? तो ये थीटा मैक्स हो गया आपका। चलिए, ये बेटा कैंटिलीवर बीम हुआ, ये आपके बेसिक सारे क्लियर कर दिए मैंने यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे कहूँ कि डिफ्लेक्टेड शेप आप मुझे और बीम्स की बना के दिखा दीजिए, ठीक है, फिर मैं आपको इसके साइन कन्वेंशन बनाऊंगा, ठीक है, बताऊंगा। तो देखिए डिफ्लेक्टेड शेप में अगर आपसे, ये तो कैंटिलीवर बीम हो गया, अब मैं आपको सिंपली सपोर्टेड बीम की दिखाता हूँ। देखिए ये आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसका एक एंड ए है। चलिए मैं पहले पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। देखिए ये आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसका एक एंड ए है, दूसरा एंड बी है। इसका सेंटर पॉइंट जो है सिंपली सपोर्टेड बीम का सी है, ठीक है। इस पे दो रिएक्शंस लग रही हैं, ये आर ए हो गई, है ना, और ये सर हमारी आर बी हो गई, ठीक है। जैसे आपने इस पर डब्ल्यू लोड लगाया तो सर ये हाफ हाफ बढ़ गई, क्योंकि बिकॉज द लोड इज एक्टिंग एट द सेंटर, सो द बीम इज शोइंग द सिमेट्री। जब भी बीम सिमेट्री शो करेगा तो हाफ हाफ लोड रिएक्शन पर आ जाएगा। जैसे ये बीम जो है आपका जो है इसका सेंटर पॉइंट सी है और इसी पर सर डब्ल्यू लोड लग रहा है, तो सर हाफ आ जाएगा आर ए पर और हाफ चला जाएगा आर बी पर। और यही लोड सर सेंटर से हटके होता तो सिमेट्री शो नहीं करता, तो सर हाफ हाफ नहीं बढ़ता, ठीक है। ये डायरेक्ट रिलेशन आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए देखिए अब इसके बाद समझिए थोड़ा सा कि बेटा जैसे आपका कैंटिलीवर बीम में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहां पर आ रहा था, फ्री एंड पर आ रहा था, ऐसे ही आपका सिंपली सपोर्टेड बीम, ये कैसा बीम है सर, ये मेरा सिंपली सपोर्टेड बीम है सर। हमेशा सिंपली सपोर्टेड बीम में डिफ्लेक्शन कहां पर मैक्सिमम आएगा, अगर सेंटर पर लोड है तो सर लोड के अंडर आएगा, मतलब एट द सेंटर आएगा, ठीक है। तो आपको क्या समझ में आया कि सर सिंपली सपोर्टेड बीम में अगर सेंटर पर लोड है ना, तो मैक्सिमम जो डिफ्लेक्शन है वो सर लोड के अंडर आएगा, मतलब सेंटर पॉइंट पर आए। ये कंडीशन आपको एग्जैक्टली याद रखनी है। तो आपको क्या याद रखना है सर, कैंटिलीवर बीम में फ्री एंड पर डिफ्लेक्शन आएगा मैक्सिमम, और सिंपली सपोर्टेड बीम में सर सेंटर पर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आए। चलिए अच्छा, एक चीज मैं आपको पीछे बताना भूल गया, चलिए वो मैं आपको आगे बता दूंगा। अब देखिए यहाँ पर आप जो स्लोप देख रहे हैं, ये देखिए इसका इलास्टिक कर्व कौन सा है जो मैं रेड कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये बेटा इसका बेसिकली क्या है, ये इसका इलास्टिक कर्व है। इसका इलास्टिक कर्व ये है सर, ये मैंने क्या करा, ये सर मैंने टेंजेंट ड्रॉ करा, ये आपको जो दिख रहा है ये लाइन। और सर मैंने क्या बताया था, हमेशा अनलोडेड न्यूट्रल एक्सिस से जो टेंजेंट ड्रॉ करा जाता है उसकी तरफ जो लाइन आती है, उस जो मतलब स्लोप आता है, वो हमेशा कहां से कहां मेजर करा जाता है, स्लोप इज ऑलवेज मेजर फ्रॉम द अनलोडेड न्यूट्रल एक्सिस टू द टेंजेंट ड्रॉन एट द इलास्टिक कर्व। तो सर ये हमारा थीटा ये कैसा आ रहा है, ये क्लॉकवाइज आ रहा है, कैसा आ रहा है, ये क्लॉकवाइज आ रहा है। अच्छा इस एंड पर अगर हम एक पैरेलल ड्रॉ कर ले तो इस एंड पर कैसा आएगा सर, इस एंड पर एंटी क्लॉकवाइज आएगा, ये थीटा बी हो जाएगा, ये थीटा ए है, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन में अभी आपको बताऊंगा, फिलहाल अभी आप इस चीज का ध्यान रखें कहां से कहां की तरफ स्लोप आपका मेजर करा जाता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो देखिए इसमें मैंने यहाँ पर लिखा भी है थीटा ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम अनलोडेड न्यूट्रल एक्सिस टू द टेंजेंट एट, यहाँ पर ये लिखना भूल गया कि टेंजेंट एट इलास्टिक कर्व, है ना, टेंजेंट एट इलास्टिक कर्व, जो टेंजेंट ड्रॉ करा जाता है इलास्टिक कर्व पर उस, ठीक है। चलिए ये भी आपको पता चल गई। अब देखिए मैं आपको बताऊंगा कि देखिए कहां पर स्लोप जीरो होता है, ये बाउंड्री कंडीशंस में अभी आपको आगे बताऊंगा। पहले आपको ये दोनों बातें समझ में आई, पहले ये बताइए मुझे, फिर इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा साइन कन्वेंशन डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। साइन कन्वेंशन बहुत जरूरी है, तभी मैं आगे आपके पढ़ूंगा। देखिए चलिए अब मैं बेटा साइन कन्वेंशन की बात करता हूँ। जैसे आपके एसएफडी बीएमडी में साइन कन्वेंशन थे, ऐसी बेटा इसमें भी है, और कुछ भी नहीं है बेटा, बहुत इजी है। देखिए साइन कन्वेंशन देख लीजिए कि देखिए आपका जो भी ये सारा जो डिफ्लेक्शन हो रहा है, ये कैसा हो रहा है सर, ये हमारा डाउनवर्ड हो रहा है, देख लीजिए। तो जो आप डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन लेंगे दैट इज ऑलवेज नेगेटिव। डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन जो जब भी आपके इस क्वेश्चन में आंसर आएंगे तो आप खुद देखेंगे कि डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन आपका ऑलवेज नेगेटिव आएगा। कैसा आएगा, ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है यहाँ तक।
इसका मतलब सर ये हुआ कि अगर कोई अपवर्ड आता है तो वो हमारा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। लेकिन अपवर्ड आपको देखने को जनरली नहीं, ठीक है, तो ये पॉजिटिव होगा। सर ये तो हमारे डिफ्लेक्शन के हो गए। अब दूसरी तरफ मैं आपको साइन कन्वेंशन बता रहा हूँ फॉर स्लोप, साइन कन्वेंशन फॉर स्लोप, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन फॉर स्लोप में आपको क्या याद रखना है कि अगर आपका स्लोप जो है क्लॉकवाइज है, कैसा है, क्लॉकवाइज, तो सर कैसा होगा, ऑलवेज नेगेटिव। और सर अगर हमारा स्लोप एंटी क्लॉकवाइज है, इट मींस ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर हो गई बात, क्लियर है बात। चलिए तो देखिए अब इस वाले डायग्राम में देखिए, आप मुझे बताइए थीटा ए पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो आप मुझे बताइए यहाँ पर थीटा ए इस वाले डायग्राम में पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, और थीटा बी कैसा होगा। तो देखिए कहाँ से स्टार्ट करेंगे, अनलोडेड न्यूट्रल एक्सिस से किधर की तरफ जाएंगे, सर जो हमारा टेंजेंट ड्रॉ करा गया इलास्टिक कर्व पे। तो सर जो थीटा ए है इसमें सर जो आपने दिखाया है ये बेसिकली सर हम एक सेकेंड सॉरी, इसमें सर हम जो मूव कर रहे हैं वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, नहीं सॉरी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। जब हम थीटा ए पर क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं इट मीन सर ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। दूसरी तरफ आइए थीटा बी पर, सर थीटा बी में हम इस डायरेक्शन से इस तरफ चल रहे हैं, मतलब सर ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो सर ये हमारा कैसा होगा, सर थीटा बी पे पॉजिटिव होगा स्लोप। तो बात क्लियर हो गई। और ये डिफ्लेक्शन आपका कैसा होगा, सर ये नेगेटिव होगा बिकॉज इट इज डाउनवर्ड। तो चीजें क्लियर हो गई, आपको समझ में आ गई। चाहे आप इस वाले डायग्राम में देख लीजिए, इस वाले डायग्राम में ये आपका स्लोप कैसा है, सर ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज देखिए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में कंफ्यूज मत होइए, मैं भी हो जाता हूँ कभी कभी। तो उसका एक तरीका ये है कि घड़ी की डायरेक्शन ध्यान रखिए, घड़ी की डायरेक्शन में क्लॉकवाइज, घड़ी की डायरेक्शन के अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये सर हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये हमारा क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, सॉरी पॉजिटिव हो गया। एंटी क्लॉकवाइज क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। देख लीजिए एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो सर ये हमारा कैसा हो गया, सर ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज है तो हमारा ये पॉजिटिव, ठीक है। और डिफ्लेक्शन तो सर है ही नेगेटिव। यहाँ तक बात समझ में आ गई, सारी चीजें क्लियर है बेटा, जल्दी बताइए आगे बढ़े, ठीक। डिफ्लेक्शन समझ में आ गया, स्लोप समझ में आ गया, साइन कन्वेंशन समझ में आ गए, कहाँ पर मैक्सिमम होता है सिंपली सपोर्टेड में, कहाँ पर क्या होता है, ये सारी कंडीशन समझ में आ गई। अब चलिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं बाउंड्री कंडीशन। और बेटा ये बाउंड्री कंडीशन इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर ये आपको समझ में नहीं आई है ना, तो बेटा आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो बाउंड्री कंडीशन को जरा गौर फरमाइए। तो देखिए आपकी, अब आप मुझे बताइए बाउंड्री कंडीशन डिपेंड करती है, देखो बाउंड्री कंडीशन का मतलब क्या, बाउंड्री पर, बाउंड्री कहाँ पर होती किसी बीम की, सर सपोर्ट्स पर। तो सपोर्ट पर डिपेंड करेगी कि बाउंड्री कंडीशन क्या लगेगी। तो आप मुझे बताइए कितने टाइप की सपोर्ट जनरली आप देखेंगे। तो सर पहली तो हम हिंज सपोर्ट देखेंगे, कैसी देखेंगे, हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट कैसी होती है बेटा बताइए। तो ये सर हमारी हिंज सपोर्ट है, ये हमारी रोलर सपोर्ट है, सर ये हमारी फिक्स सपोर्ट हो गई, ठीक है। इन सबको ध्यान से देखिए, ठीक है। तो देखिए आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, फिर मैं आपको डिफ्लेक्टेड शेप मैंने आपको दिखाई दी है ना। चलिए हिंज सपोर्ट देखिए, हिंज सपोर्ट पे क्या ये पॉसिबल है कि ये सपोर्ट नीचे चली जाए, यहाँ पर आ जाए इस तरीके से बीम, क्या ये इसकी ये कंडीशन पॉसिबल है इस तरीके से, सर ये तो पॉसिबल नहीं है। सर जब ये वर्टिकल डाउनवर्ड मूवमेंट नहीं शो कर सकती, इट मींस सर जो इस पर आपका डिफ्लेक्शन होगा वो क्या होगा, हिंज सपोर्ट पर सर जीरो होगा। सर क्या रोलर सपोर्ट जीरो, रोलर सपोर्ट पे मूवमेंट हो सकता, वो सॉरी डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन हो सकता है, नहीं हो सकता है। सर रोलर सपोर्ट पे भी हमारा डिफ्लेक्शन जीरो होगा। चलिए फिक्स सपोर्ट पे बात करते हैं, क्या फिक्स सपोर्ट इस तरीके से आ सकती है नीचे, सर फिक्स सपोर्ट भी नहीं सिंक कर सकती है, नहीं कर सकती है, तो सर हमारे यहाँ पर भी डिफ्लेक्शन क्या होगा, जीरो। तो कहने का मतलब ये है चाहे आपकी हिंज सपोर्ट हो, चाहे आपकी रोलर सपोर्ट हो, और चाहे आपकी फिक्स सपोर्ट हो, तीनों ही कंडीशन में आपकी क्या बाउंड्री कंडीशन बन रही है, सर तीनों ही कंडीशन में हमारा जो डिफ्लेक्शन है वो जीरो है। इट मींस कि सर हमारी तीनों बाउंड्री कंडीशन क्या बनी, y इक्वल्स टू जीरो, डिफ्लेक्शन इक्वल्स टू जीरो, और डिफ्लेक्शन इक्वल्स टू जीरो। तो ये तो सर हमारी डिफ्लेक्शन की बात हो गई। चलिए अब हम स्लोप की बात कर लेते हैं। तो बेटा देखो एक चीज ध्यान रखना कि जो आपका फिक्स सपोर्ट होता है, पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ, है ना। देखिए
स्लोप तो 0 हो गया सर। अब मैंने इस पर लोड लगाया, चलिए इस पर लोड लगाता हूँ मैं पहले फिक्स फ्री एंड पर कैंटिलीवर बीम के। तो बेटा ये जो इसका इलास्टिक कर्व बनेगा ना वो कुछ इस तरीके से बनेगा। स्टार्टिंग में ये ऐसे नहीं आएगा, यहाँ से नहीं आएगा इस तरीके से। क्यों? क्योंकि सर हमारा जो फिक्स सपोर्ट होता है इस पर स्लोप भी क्या होता है, इनिशियली 0 होता है। तो फिक्स सपोर्ट पे सर हमारा जो स्लोप है dy/dx 0 होगा। बट जो आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है इसका जो हिंज सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट है, इन पर सर डिफ्लेक्शन 0 नहीं होता है। यहाँ पर डिफ्लेक्शन इज वो सॉरी स्लोप इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर सर कुछ स्लोप आपको देखने को मिलेगा और उसकी वैल्यू सर अभी हम पीछे देखते हैं। ये आपका स्लोप, ठीक है। तो सर सिंपली सपोर्टेड बीम स्लोप है क्या बेसिकली सर, रोटेशन। तो जहां पर रोटेशन पॉसिबल है वहां पर सर हमारा क्या है, स्लोप आएगा, और जहां पर रोटेशन पॉसिबल नहीं है वहां स्लोप नहीं आएगा, ठीक है। तो सर हमारा जो हिंज सपोर्ट है और जो रोलर सपोर्ट है उस पर स्लोप की वैल्यू 0 नहीं है, मतलब स्लोप एग्जिस्ट करेगा, स्लोप एग्जिस्ट करेगा। लेकिन सर हमारा फिक्स सपोर्ट पर डिफ्लेक्शन भी 0 है और जो स्लोप भी 0 है। तो ये कंडीशन हमें बेटा याद रखनी है। बात समझ में आ गई यहाँ पर। और ये अभी मैंने आपको पीछे दिखाया कि देखिए सिंपली सपोर्टेड बीम में हिंज सपोर्ट और रोलर सपोर्ट पे मैंने आपको देखिए डिफ्लेक्शन शो करा है नहीं करा है यहाँ पर, थीटा ए थीटा बी। और देखिए कैंटिलीवर में मैंने आपको यहाँ पर नहीं करा है। तो देखिए यहाँ पर क्यों नहीं शो करा है, क्योंकि यहाँ पर y भी 0 है और यहाँ पर थीटा भी 0 है, इसीलिए तो यहाँ पर मैंने कोई डिस्कस नहीं करा आपसे स्लोप के बारे में, फ्री हैंड पर डिस्कस करा, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, बाउंड्री कंडीशन समझ में आ गई। अब बेटा जो ये बाउंड्री कंडीशन है ये आपको याद रखनी है। अब आपको एक और बाउंड्री कंडीशन याद रखनी है, वो आपकी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये वाला जो डायग्राम है ये सिंपली सपोर्टेड बीम में मैंने आपको बताया था, इस सिंपली सपोर्टेड बीम में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ पर आ रहा है सर, सेंटर पे आ रहा है। तो आप मुझे बताइए इस सेंटर पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो ये हॉरिजॉन्टल से कोई एंगल बना रहा है क्या, हॉरिजॉन्टल से कोई एंगल बना रहा है क्या सर। जब टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो इस एग्जैक्टली सेंटर पे सर कोई एंगल नहीं बना रहा है, इट मींस सर थीटा इज 0। तो थीटा बेटा एक बाउंड्री कंडीशन और मिली आपको कि सर फोर्थ बाउंड्री कंडीशन हम ये कह सकते हैं एट मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जहां पर होगा वाई मैक्स, वहां पर सर हमारा थीटा क्या होगा सर, थीटा 0 होगा। क्या होगा, थीटा 0 होगा। किस केस में, किस केस में बेटा, ओनली सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में, नॉट इन द कैंटिलीवर बीम। ये कंडीशन आपको याद रखनी है कि सर सिंपली सपोर्टेड बीम में सेंटर पर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आता है, लेकिन सर उस मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के साथ साथ वो हमें सर 0 स्लोप देता है ना। लेकिन कैंटिलीवर में ऐसा था क्या, देखिए कैंटिलीवर में जहां पर मैक्सिमम स्लोप है वहां पर ये देखिए फ्री हैंड पे मैक्सिमम स्लोप है तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है, यहाँ पर सर स्लोप भी एग्जिस्ट कर रहा है। देखिए ये जो आप लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पर थीटा एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो सर हर बीम में हर कंडीशन पॉसिबल नहीं है। अब ये कंडीशंस आप नोट डाउन कर लीजिए और ये आपको याद रखनी है, बिकॉज दीज आर द कंडीशंस दैट वी आर गोइंग टू यूज इन द नेक्स्ट क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलिए मैं थोड़ा सा पानी पी लूं फिर आपको आगे बताऊं। देखिए मैं आपको मेथड बता देता हूँ। अब देखिए हमारे जो मेथड्स हैं, बेसिकली आपके सिलेबस की बात करूँ मैं तो मेथड्स टू डिटरमाइन डिफ्लेक्शन, है ना। डिफ्लेक्शन को डिटरमाइन करने के लिए आपके कौन कौन से मेथड है और कौन से आपके सिलेबस में, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए पहला मेथड आपका आता है डबल इंटीग्रेशन मेथड। कौन सा आता है, डबल इंटीग्रेशन मेथड, क्लियर। दूसरा मेथड बेटा जो आता है दैट इज मैकॉले मेथड, मैकॉलेज मेथड। थर्ड आता है आपका मोमेंट एरिया मेथड। फोर्थ आता है आपका कॉन्जुगेट बीम मेथड। और लास्ट वन आपका आता है स्ट्रेन एनर्जी मेथड। कौन सा है, स्ट्रेन एनर्जी मेथड, ठीक है। एक कास्टिक लाइन थ्योरम का भी इस्तेमाल करते हैं। चलिए यहाँ तक बात समझ में आई। तो ये आपके 5 मेथड है बेसिकली।
लेकिन बेटा आपका जो सिलेबस मैंने अभी चेक करा था उसमें बेटा केवल 2 ही मेथड्स को डिस्कस करा गया है, तो मैं आपको केवल वही 2 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। और वो 2 कौन कौन से हैं बेटा, एक तो आपका मैकॉलेज मेथड है और दूसरा आपका मोमेंट एरिया मेथड है। तो वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी द डबल इंटीग्रेशन मेथड, neither we are going with the conjugate beam and the strain energy method. These 3 methods we are going to avoid. Now we are focusing on the Macaulay's method and the moment area method. क्लियर है यहाँ तक बात? ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम देखते हैं मैकॉले मेथड क्या बोलता है, ठीक है, और किस किस कंडीशंस में आप मैकॉले मेथड का यूज करते हैं। तो देखिए पहला मेथड जो आपका निकल के आता है, सबसे पहली बात ये आ जाती है बेटा कि मैकॉले मेथड जो है वो हम इस्तेमाल कब करेंगे। क्योंकि देखो आपने ऐसे मेथड पढ़ लिए, आपको मैकॉले मेथड में करना क्या है, सर हमें 2 चीजें निकालनी है, एक डिफ्लेक्शन निकालना है और दूसरा सर हमें थीटा निकालना है, यही 2 चीजें तो हमें निकालनी है। इसमें तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि मैकॉले मेथड क्यों यूज करते हैं। लेकिन आप इसको इस तरीके से समझिए कि जो मेथड है आपका मोमेंट एरिया और आपका मैकॉले मेथड, डबल इंटीग्रेशन, इनका बेटा यूटिलाइजेशन अलग अलग लोडिंग और अलग अलग बीम के हिसाब से होगा। तो आपको ये सबसे पहले पता होना चाहिए कि मैकॉले मेथड की एप्लीकेबिलिटी क्या है, कहाँ पर आप इसको इस्तेमाल करने वाले हो। ठीक है, तो देखिए जैसे आपका कोई बीम है इस तरीके से, ठीक है ठीक है, अगर इस पे मल्टीपल लोड्स लगे हैं, जैसे एक तो आपका पॉइंट लोड लगा है और दूसरा एक आपका पॉइंट लोड और लगा है, ये डिस्टेंस यहाँ से सपोज करिए 1 मीटर है और ये डिस्टेंस आपकी 1 मीटर है और ये भी डिस्टेंस 1 मीटर है, हालांकि डिस्टेंस कुछ भी हो सकती है। तो बेटा यहाँ पर आप देख रहे हो 2 लोड लगे हैं, P1 और P2। तो जब भी मल्टीपल लोडिंग होगी या एक से ज्यादा लोड लगे होंगे तो सर ऐसे केसेस में हम मैकॉले मेथड का यूज करेंगे। अब इसकी और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि सर देखिए हमारा इस तरीके से था, ये हमारा कैंटिलीवर बीम था, तो सर इस पे एक तो यूडीएल लग रहा था और फिर फ्री एंड पे सर हमारा एक पॉइंट लोड लग रहा था, और यहाँ पे यूडीएल लग रहा था। अगेन यहाँ पर मल्टीपल लोडिंग है, कैंटिलीवर बीम है, एक सर यूडीएल है और एक पॉइंट लोड भी है। तो अगेन यहाँ पर सर मल्टीपल लोडिंग है, इट मींस वी आर गोइंग विद द मैकॉलेज मेथड। इस केस में आप मोमेंट एरिया मेथड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ओके, और करेंगे तो आप पूरे पेपर में क्वेश्चन करते रह जाएंगे, आपसे आंसर नहीं आएगा। क्लियर होगी बात? तो सर मैकॉले मेथड कहाँ यूज करेंगे, तो देखिए इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, वेयर मल्टीपल लोड्स आर एक्टिंग ऑन द स्पैन ऑफ द बीम, ऑन द स्पैन ऑफ द बीम। इस चीज को आप ध्यान रखिए, इसीलिए मैंने बेटा आपको एग्जाम्पल भी दे दिया। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? क्लियर हो गई यहाँ तक बात? चलिए अब देखिए दूसरा जो मेथड है वो हमारा मोमेंट एरिया मेथड है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा। ठीक है, मोमेंट एरिया मेथड, बेटा इस मेथड का इस्तेमाल आप तब करेंगे, कब करेंगे, जब आपकी कोई बीम है और उस पर सिंगल लोडिंग लग रही है। कैसी लोडिंग लग रही है? सिंगल लोडिंग लग रही है, जैसे ये यूडीएल लग गया फुल ऑफ द स्पैन। इस टाइप के केसेस में आप किसका इस्तेमाल करेंगे? सर इस टाइप के केसेस में हम मोमेंट एरिया मेथड का इस्तेमाल करने वाले हैं, जैसे कि ये। क्लियर हो गई बात? यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो सर फॉर सिंगल लोड we are going with the moment area method, and when there are multiple loads on the single beam, है ना, throughout the span of the beam, we are going with the Macaulay's method to determine the slope and the deflection of the beam. क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब देखते हैं बेटा कि Macaulay मेथड बोलता क्या है ना। तो चलिए देखिए अब जो मैकॉले मेथड है इसका मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देने जा रहा हूँ कि मैकॉले मेथड को हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए चलिए मैं नेक्स्ट पेज पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, देखिए मैकॉले मेथड क्या बोलता है। तो देखिए मैंने इसको आपको ये तो बता दिया कि
मकॉली मेथड कहाँ पर लगेगा सर? जहाँ पर आपका मूवमेंट इक्वेशन कंटिन्यूसली चेंज होगी। मूवमेंट इक्वेशन कंटिन्यूसली चेंज होगी इट मींस सर जहाँ पर मल्टीपल लोड होंगे। तो बात दोनों एक ही है, चाहे आप ये कह लो कि जहाँ पर मूवमेंट इक्वेशन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है या मल्टीपल लोड है। कैसे? आप खुद बताओ, जब आपके बीम पर नंबर ऑफ लोड्स होंगे तो जैसे ही आप स्पैन में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो बेंडिंग इक्वेशन चेंज नहीं होती रहेगी। जैसे जैसे लोड आता जाएगा वैसे वैसे वो उस बेंडिंग इक्वेशन को चेंज करता जाएगा, है ना। तो बात वही है, चाहे कान इधर से पकड़ो चाहे कान यहाँ से पकड़ो। ठीक है, ठीक है, चलिए। और बेटा आप ऐसे भी कह सकते हो कि अगर आपके बीम में कंसंट्रिक लोड्स एक्ट कर रहा है और कंसंट्रिक मोमेंट एक्ट कर रहा है तो इस मेथड का आप इस्तेमाल करने वाले हो, है ना। जब भी कंसंट्रिक लोड या कंसंट्रिक मोमेंट आपका एक्ट कर रहा है तो आप किस मेथड का इस्तेमाल करोगे? मकॉली मेथड का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, या फिर आप यहाँ पर ये भी लिख लो कि मल्टीपल लोड आर प्रेजेंट ऑन द बीम। ठीक है, तो ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा एक डायग्राम लेता हूँ, उस डायग्राम की मदद से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए, तो ये आपका बेटा देखिए बीम, ठीक है, ये आपका क्या है? बीम है। और बीम कैसा है बेटा? मैंने सिंपली सपोर्टेड बीम लिया है। अब इसमें मल्टीपल लोडिंग लगाने पड़ेगी हमें क्योंकि मकॉली मेथड है। तो सपोज करिए ये आपका W1 यहाँ पर एक्ट कर रहा है, W, है ना, और एक दूसरा W और है वो थोड़ा सा दूरी पर। इसकी स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस मान लेते हैं बेटा, ये डिस्टेंस A है ना, और इसकी स्टार्टिंग पॉइंट से दूसरी डिस्टेंस इसकी स्टार्टिंग से ही ले लीजिए, ये पॉइंट B डिस्टेंस पर है स्टार्टिंग से, और जो टोटल लेंथ है वो आप L मान लो, है ना। चलिए, अच्छा अब इसको हम नाम देते हैं बेटा, ये A पॉइंट हो गया आपका, ये आपका बेटा B पॉइंट हो गया। ठीक है, ठीक है। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी इक्वेशन लूंगा। तो हमेशा ध्यान रखेंगे स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में आप क्या करने वाले हैं? स्टेप में ये स्टेप छोड़िए, कंफ्यूजन हो जाएगा भी फालतू में। सबसे पहले आप क्या करेंगे? मूवमेंट इक्वेशन फॉर्म करेंगे, मूवमेंट इक्वेशन बनाएंगे। और मूवमेंट इक्वेशन बनाने के लिए यू हैव टू चूज एन सेक्शन। तो आप सेक्शन कहाँ चूज करने वाले हैं ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो जैसे सपोज करिए आप लेफ्ट से मूव कर रहे हैं तो आप हमेशा लास्ट में सेक्शन लेंगे, चाहे आप लेफ्ट से चलें चाहे आप राइट से चलें, आप हमेशा सेक्शन कहाँ लेंगे? सर सबसे लास्ट। सबसे लास्ट में मतलब देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ ये पॉइंट C है, ये पॉइंट D है, तो सबसे लास्ट वाली स्पेन कौन सी हो गई? सर D to B हो गई लास्ट वाली स्पेन, है ना। अगर मैं लेफ्ट से चल रहा हूँ तो D to B वाली स्पेन में आप क्या लेंगे? एक सेक्शन कंसीडर करेंगे। क्लियर है बेटा? यहाँ तक बात क्लियर है? और इस जो ये सेक्शन है इसकी यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से कितनी दूरी होगी? सर ये दूरी होगी x। कितनी दूरी होगी? x। तो आपको मूवमेंट इक्वेशन बनाने के लिए सेक्शन कहाँ पर लेना है? सर इन द लास्ट पोर्शन, इन द लास्ट सेगमेंट ऑफ द बीम, इन द लास्ट पोर्शन ऑफ द बीम। चलिए अब इक्वेशन बनाइए। सपोज करिए यहाँ पर रिएक्शन आ रही थी RA और यहाँ पर रिएक्शन थी RB। ठीक है, अब आप मुझे इक्वेशन बना के दिखाइए मूवमेंट की। तो सर जो मूवमेंट इक्वेशन बनेगी दैट इज mx बराबर क्या हो जाएगा? सर देखिए ये जो हमारा RA है ये हमारा क्लॉकवाइज मूवमेंट लगा रहा है सेक्शन के अबाउट, तो ये प्लस होगा RA इंटू एक्स। क्लियर है यहाँ तक? माइनस सर ये W हमारा एंटी क्लॉकवाइज लगा रहा है तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? अब आपको सोचिए W इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी लोगे बेटा आप? तो देखिए ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक A है और ये टोटल डिस्टेंस x है। तो बेटा ये जो दूरी बची ये बची x माइनस ए। कितनी बची? x माइनस ए। क्यों? क्योंकि सर ये A डिस्टेंस हमने यहाँ से यहाँ तक ले रखी थी और ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक x थी, तो x में से a घटा दिया तो ये डिस्टेंस बची x माइनस ए। तो ये हमारे पास आ गया सर x माइनस ए। अगेन दूसरा लोड है सर W, ये भी एंटी क्लॉकवाइज इस पर इस तरीके से मूव कर रहा है, तो W की सर इसके साथ क्या लेंगे? तो सर ये डिस्टेंस हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक B है और टोटल है x, तो ये डिस्टेंस बचती है सर x माइनस बी। क्लियर है? तो ये सर हमारी आ गई x माइनस बी। अब देखिए बात आप समझिए, ये आ गई आपकी मूवमेंट इक्वेशन। और ये सब मूवमेंट इक्वेशन कब आई? जब हमने इन द लास्ट ऑफ द बीम में क्या लिया? लास्ट पोर्शन ऑफ द बीम में सेक्शन को कट करा है x। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? चलिए अब देखिए इसकी एप्लीकेबिलिटी, यहाँ से बेटा आपका मेन फंडा स्टार्ट हो रहा है, बहुत ज्यादा गौर फरमाइए। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप इस तरीके से कुछ लाइंस ड्रॉ कर लेंगे जहां पर आपकी इक्वेशन खत्म हो रही है। जैसे ये R इंटू एक्स है, उसके बाद नया साइन आया माइनस का, तो उससे पहले आप एक इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये लाइन बेसिकली क्या बता रही है? ये लाइन आपको बाइफर्केशन बता रही है पोर्शंस का। देखिए कैसे,
यहाँ पर कितने पोर्शन है बेटा आपके पास? तो देखिए इस बीम में अगर आप इस पेन को ब्रेक करें तो सर यहाँ पर मेरे पास 3 पोर्शन हैं। कौन कौन से? सर ए से सी तक है पहला पोर्शन ये वाला, दूसरा पोर्शन है सर सी से डी तक, और सर तीसरा पोर्शन है डी से बी तक। तो सर ओवरऑल हम पर यहाँ पर 3 पोर्शन आ गए। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है। अब देखिए आप मुझे बताइए, जो ये आपकी इक्वेशन है, जो पहली वाली इक्वेशन है ये आर ए इंटू एक्स है ना मोमेंट की, ये कहाँ से कहाँ तक वैलिड होगी? तो सर अगर मैं x जो है लेफ्ट से स्टार्ट हुआ है तो सर x की वैल्यू अगर मैं 0 टू a लूँ तो सर मेरा क्या होगा? पहली वाली वैल्यू वैलिड है। तो आप इक्वेशन कहाँ तक लेंगे? जैसे सपोज करिए आपने कोई पॉइंट लिया P यहाँ पर, जो कि सर लाई कर रहा है A और C के बीच में, ठीक है। ये पॉइंट P जो है वो लाई कर रहा है A और C के बीच में। तो जब आप इस P पॉइंट पर डिफ्लेक्शन या कुछ भी निकालेंगे तो आप केवल इतनी कंसीडर करेंगे इक्वेशन, कितनी? mx इक्वल्स टू आर ए इंटू एक्स। तो बस यही ध्यान रखना है कि x की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि आपको कितनी इक्वेशन कंसीडर करनी है, ठीक है। तो अगर आपने x की वैल्यू 0 टू a के बीच में ली है, मतलब a से c पॉइंट के बीच में ली है, तो आप सर केवल फर्स्ट वाली इक्वेशन वैलिड करेंगे। क्यों? उसका रीजन ये है कि सर ये जो मोमेंट बनेगा वो केवल आर ए इंटू एक्स की वजह से बनेगा। ये लोड अभी कंसीडर किया ही नहीं गया है, क्योंकि हम ये लोड c पर लग रहा है और c से हम लेफ्ट हैंड साइड में अभी राइट में आए ही नहीं। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? बताइए। चलिए अगर मैं आपसे कहूं कि आपको अब सी डी पोर्शन में लेना है कोई पॉइंट, सपोज करिए यहाँ पर आपने कोई पॉइंट लिया Q और ये आपने लिया सी डी पोर्शन में। किसमें लिया? सी डी पोर्शन में Q पॉइंट लिया है ना। तो आपने Q पॉइंट ले लिया। चलिए तो जब आपने सी डी पोर्शन में Q पॉइंट लिया है तो अब आप मुझे बताइए इस केस में, Q पॉइंट के केस में आपकी जो इक्वेशन है ये कहाँ तक वैलिड होगी? तो सर ये इक्वेशन वैलिड होगी, मैं इस इक्वेशन को यहाँ पर लिख दे रहा हूँ सी डी पोर्शन के लिए, कि सर आर ए इंटू एक्स माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स माइनस ए। अब कोई बता सकता है एक्स माइनस ए क्यों लिया? क्योंकि बेटा ये Q पॉइंट जो है इससे पहले ये लोड भी एक्ट कर रहा है W, और इससे पहले ये रिएक्शन भी है। तो इससे पहले के जितने भी लोड और रिएक्शन है उन सबको हम काउंटर करने वाले हैं। तो यहाँ पर सर हमारी mx की इक्वेशन आ जाएगी ये वाली, ठीक है, ये आ गई सर। चलिए अब थर्ड पोर्शन ले रहा हूँ मैं db, तो यहाँ पर मैं कोई एक और पॉइंट ले लेता हूँ, ये मैं ले लेता हूँ r। अब इस r पोर्शन के लिए बताइए, इसमें पूरी इक्वेशन लगेगी सर, तो इसमें कौन सी mx की इक्वेशन लगेगी? सर इसमें फुल इक्वेशन ये वाली लगने वाली है। तो समझ में आया क्यों लग रही है? क्योंकि सर इससे पहले जो हमारे दोनों लोड आ चुके हैं और रिएक्शन भी आ चुकी है। तो इट डिपेंड। तो देखिए मैं यहाँ पर कंडीशन लिख दे रहा हूँ, ये x की वैल्यू यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी? a टू b। अभी x की वैल्यू a टू b क्यों है? क्योंकि a तक तो हम आ चुके थे और a से b ही तो सर हमारा CD वाला पोर्शन है, तो वो आ गई। और सर ये तो हमारी फुल स्पैन ऑफ द बीम के लिए लाई करेगी, ठीक है। जब हमारा x जो है वो हमारा ग्रेटर देन वी कैन से v होगा, है ना, b से ज्यादा होगा, तो सर हम फुल इक्वेशन को यूटिलाइज करेंगे, कोई भी टर्म इग्नोर नहीं होगी। क्लियर है यार? यहाँ तक क्लियर है बात? चलिए अगर आपको इतनी बात समझ में आती है तो इसको मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। चलिए x की वैल्यू डिसाइड करेगी कि कितनी स्पैन यूज होने वाली है। अगर x की वैल्यू 0 टू a है, मतलब फर्स्ट हाफ वाली a से c वाले पोर्शन में, तो उससे पहले जितने भी लोड हैं वो सारे कंसीडर करे जाएंगे। ऐसे ही c से d वाले पोर्शन में कितने लोड हैं? सर एक RA रिएक्शन है, एक W डाउनवर्ड फोर्स है, तो सर वहां तक हमने ले लिए W इंटू एक्स माइनस ए तक। इसी तरीके से सर DB पोर्शन है, उससे पहले सर सारे लोड है, दोनों W लोड है और RA रिएक्शन है, तो हमने सर पूरी इक्वेशन कंसीडर कर ली। तो हमें ये देखना पड़ेगा जिस पोर्शन में हम ले रहे हैं उससे पहले या उस तक कितने लोड अवेलेबल हैं, और वहीं तक हम क्या करेंगे? इक्वेशन को यूटिलाइज करने वाले हैं। अब यहाँ तक बात समझ में आई हो तो हम आगे बढ़ते हैं। बताइए। अब चलिए मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और बताने वाला हूँ। पहले मैं आपकी इक्वेशन लिख लेता हूँ, ठीक है, फटाफट। ये इक्वेशन क्या है? mx इक्वल्स टू आर ए इंटू एक्स माइनस डब्लू एक्स माइनस ए और फिर माइनस डब्लू एक्स माइनस बी। यही तो है आपकी इक्वेशन। हाँ ये आपकी इक्वेशन है। अब आप इस इक्वेशन में देखें कि जब आपको मैंने इक्वेशन बताई थी, क्या बताई थी? m इक्वल्स टू ई आई डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर बताया था अभी मैंने, आप ध्यान है आपको? देखिए दिखा देता हूँ, ये देखिए
m अपॉन ए आई इक्वल टू डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स। यहाँ पर मैंने स्टार मार्क भी करा। क्लियर है बेटा यहाँ तक? चलिए, तो जब मैंने सर क्या करा, ये जो m की वैल्यू है इसको मैंने यहाँ पुट करा, है ना, और तो सर ये मेरी जो आई इक्वेशन ये आ गई आर ए इंटू एक्स, है ना, माइनस डब्ल्यू एक्स माइनस ए और माइनस एक्स माइनस बी इक्वल टू सर क्या आ गया मेरा, ई आई डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर आ गया। अगर मैं सर दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दूं, बोथ साइड में इंटीग्रेशन कर दूं, तो इंटीग्रेशन करना आता है आप सबको, ठीक है। इंटीग्रेशन जब करने आता है तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा बेटा, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखिए कैसे इंटीग्रेट करिए, और मैं इंटीग्रेट करके आपको ही बताता हूँ। देखिए आर ए इंटू एक्स है तो एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, प्लस सर यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा C1। क्लियर है? चलिए, उसके बाद सर मेरा ऑब्लिक आएगा और फिर से W। अब देखिए इस वाली टर्म को आपको क्या करना है, ये वाली टर्म को आपको पूरा एक साथ लेना है, तो x माइनस ए की स्क्वायर और डिवाइड बाई 2। इसी तरीके से माइनस W x माइनस बी का होल स्क्वायर और डिवाइड बाई 2। अब आप कह रहे होंगे सर जब हमने डिफरेंशिएशन करा है इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई आई और डी वाई ओवर डी एक्स, क्योंकि इसकी एक पावर क्या हो जाएगी। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है? ठीक है, ये इंटीग्रेशन हो गया। लेकिन आपके दिमाग में ये आ रहा होगा सर ये हम x माइनस ए को ओपन कर लेते, है ना, और फिर सर इसका करते तो ये आ जाता हमारा एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये 0 हो जाती, नहीं 0 नहीं ए एक्स हो जाती। सर हम ऐसे कर सकते नहीं। अब आपको यही चीज ध्यान रखनी है कि x माइनस टर्म को आपको इंडिविजुअल नहीं सॉल्व करना है, आपको इसको एक टर्म मानकर इसको एक साथ सॉल्व करना है, ठीक है। और आप इस ब्रैकेट को ओपन नहीं करेंगे, ये इस मेथड का रूल है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पर कोई और इक्वेशन बन जाए, है ना, जैसे सपोज करिए यहाँ पर कोई और इक्वेशन बन जाए, तो आप कैसे सॉल्व करोगे। जैसे मान लीजिए ये बनी x माइनस एल का होल स्क्वायर। अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, क्या इसको ऐसे ओपन करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2l स्क्वायर, नहीं एल स्क्वायर माइनस 2xl, फिर इसका इंटीग्रेशन करोगे इस तरीके से एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एल स्क्वायर एक्स माइनस 2x स्क्वायर बाई 2 इंटू एल। नहीं बेटा, ये आपको नहीं करना है, इस तरीके से नहीं। आपको कैसे करना है, इसको फुल टर्म मानते हुए x माइनस एल का होल क्यूब और डिवाइड बाई 3। अब ऐसा क्यों, तो बेटा ये इस मेथड का आप पैटर्न समझ लो चाहे रूल समझ लो कि आपको इसी तरीके से आपको मतलब टर्म को ओपन नहीं करना है, इंडिविजुअल नहीं लेना, आपको उसको एक साथ लेना, ठीक है। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो ये रूल भी आपको समझ में आ गया, बताइए समझ में आ गया कि कैसे सॉल्व करनी है, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको इक्वेशन बनाकर भी दिखा दी है, ठीक है। चलिए, तो बेटा ये सारी इंफॉर्मेशन हो गई आपके मकौले मेथड के बारे में। आप इसको दोबारा इंटीग्रेट कर सकते हो, तो आप कर रहे देखिए यहाँ से ये क्या आ गया, यहाँ से सर स्लोप आ गया एक बार इंटीग्रेट करने पर। अगर सर हमें डिफ्लेक्शन चाहिए तो हमें दोबारा इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा सर एक्स क्यूब अपॉन 6 प्लस C1x प्लस C2 और सर ऑब्लिक माइनस W, ये हो जाएगा सर x माइनस ए का होल क्यूब डिवाइडेड बाई सर 6 और माइनस अगेन W x माइनस बी का होल क्यूब और डिवाइडेड बाई 6 इक्वल्स टू सर ई आई इंटू वाई। अब सर यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, y मतलब डिफ्लेक्शन। तो ये दो इक्वेशन भी आपको याद रखनी है, ये इंटीग्रेशन है बेसिकली, इक्वेशन क्या है। तो ये आपका मेथड हो गया मकौले मेथड। अब इसके क्वेश्चन जो है वो बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज ये लेक्चर ऑलरेडी इतना लेंथी हो चुका है। तो नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, मकौले मेथड क्लियर और इन डिटेल मैंने आपको समझाया है, ठीक है। जिसको भी नहीं आता था उसको अब मेरे हिसाब से समझ में आ जाना चाहिए बच्चे, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे मकौले मेथड के बेसिस पर, और मोमेंट एरिया मेथड भी अगले लेक्चर में हम लोग समझ लेंगे। तो चलिए, आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद प्रॉब्लम विद द मकौले मेथड के साथ, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, है ना, बेल आइकन दबा दें और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आप इस तरीके की वीडियो चाहते हैं। चलिए, धन्यवाद।